नंबर 1, मुंह भरकर कुल्ली करना। इसमें जो मुंह भरकर कुल्ली करना है, इसी में बास अहबाब ने ये लगाया है गरगरा करना, मुंह में पानी को बराबर घुमाना। गरगरा के जरिए मुंह में पानी बराबर घूम जाता है, जिसकी वजह से मुंह के कोने कोने में, दांत के जड़ों तक, मसूड़ों में पहुंच जाता है पानी। इसलिए उलमा इकराम ने, बाज़ों ने गरगरा करने को भी लिखा है कि गरगरा करना। लेकिन असल गरगरा करना नहीं है, ना असल कुल्ली करना है, बल्कि असल है मुंह के अंदरूनी हिस्से में पूरी तरह पानी पहुंचाना। चाहे वो गरगरा करने से हो, चाहे वो कुल्ली करने से हो, चाहे वो मुंह में पानी डाला हमने और वो पूरे मुंह में पहुंच गया और हम उसको निगल जाएं तो भी हो गया। क्योंकि असल जो है मुंह में पानी पहुंचाना है। मुंह के कोने कोने में एक बाल के बराबर भी कोई जगह सूखी नहीं रहनी चाहिए। और ख़ास तौर पर जो अब आप रोज़े से रहते हैं वो गरगरा करने से एहतियात करें कि गरगरा करने की सूरत में कुछ ना कुछ कतरे हलक से नीचे उतर ही जाते। तो ये हुआ मुंह भर के कुल्ली करने का मतलब ये है कि मुंह के कोने कोने में पानी पहुंचाना। चाहे आप कुल्ली करके पानी फेंक दें, चाहे आप पानी को वापस अंदर उतार लें, असल है मुंह के कोने कोने में पानी पहुंचाना। नंबर 2, नाक में नर्म हड्डी तक पानी पहुंचाना। नाक का जो ये यहाँ पर बांसा होता है, पतली हड्डी होती है, नर्म हड्डी की जो इंतहा है, नर्म हड्डी की जो इंतहा है और जहाँ से सख्त हड्डी शुरू हो जाती है, सख्त हड्डी के शुरू होने से पहले नर्म हड्डी की इंतहा है, वहाँ तक पानी पहुँचाना। वहाँ तक पानी पहुँचाना ये भी फ़र्ज में से है। अगर ये छूट जाएगा तो गुस्ल नहीं होगा, चाहे पूरे बदन पर कितनी ही मरतबा पानी बहा लें। और तीसरा है कि पूरे बदन पर पानी बहाना। तीसरा, पूरे बदन पर पानी बहाना। पूरे बदन पर सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों और तलवों तक इस तरह पानी बहाना है कि एक बाल बराबर भी कोई जगह सूखी ना रहे। एक बाल बराबर भी कोई जगह सूखी ना रहे। ख़ास तौर पर कान, आँख का जो कोने वाला हिस्सा है, वो बगल का हिस्सा है और उंगलियों के जोड़ों का हिस्सा है, इन जगहों पर नाफ का हिस्सा है, इन जगहों पर ख़ास तौर पर ध्यान रखकर पानी पहुंचाना पड़ता है। इसीलिए एहतियात से कहा गया है कि एक बाल बराबर भी कोई जगह अगर खुश्क रही तो गुस्ल नहीं होगा। इन 3 चीज़ों में से ये बार बार समझ लें, दिमाग में बैठा लें, जहन में बैठा लें अच्छी तरह बिल्कुल, कि इन 3 चीज़ों में से, यानी मुंह में पानी पहुंचाना, नाक में पानी पहुंचाना, और ये दोनों अंदर की चीज़ थी इसलिए इसको अलग से बयान किया गया। बाकी सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक पूरे बदन के एक एक हिस्से पर पानी पहुंचाना है, और वो बाल बराबर भी कोई हिस्सा सूखा ना रहे। अगर सूखा रह जाएगा तो गुस्ल नहीं होगा। ये तो हुआ फ़र्ज जो हर हाल में करना है। चाहे हम अब वो 2 लोटे में पूरा कर लें, चाहे वो 2 बाल्टी में पूरा करें या 2 टंकी में पूरा करें, चाहे जिस तरह भी करें, इतना करना ज़रूरी है। ये हो गया हमारा फ़र्ज। अब कई मरतबा ऐसा होता है कि ये तो फ़र्ज हो गया, गुस्ल होता है क्यों फ़र्ज है? गुस्ल 3 चीज़ों की वजह से फ़र्ज होता है। 3, 4, उसी को 3 कह लें या 4 कह लें। ये 3 चीज़ें जिसकी वजह से गुस्ल करना आदमी के ऊपर फ़र्ज हो जाता है। इसके अलावा किसी चीज़ से भी गुस्ल करना फ़र्ज नहीं होता। इसके अलावा किसी चीज़ से भी गुस्ल फ़र्ज नहीं होता। जैसे कि हमारे बदन पर अगर नापाकी लग जाए, नजासत लग जाए, पेशाब, पाखाना, गोबर या कोई भी नजासत लग जाए, तो जिस हिस्से पर वो नजासत लगी है सिर्फ वो हिस्सा नापाक हुआ है और उसको धो लेने से वो हिस्सा पाक हो जाएगा। उसको धो लेने से वो हिस्सा पाक हो जाएगा और बाकी बदन तो पहले से ही पाक था। मान लो कपड़े के दामन पर अगर कोई नापाक चीज़ लग गई है, तो अगर हमने कपड़े का वो दामन वाला हिस्सा धो लिया तो पूरा कपड़ा हमारा पाक ही था। जो हिस्सा नापाक था उसको धो लिया तो अब वो पूरा कपड़ा पाक हो गया, उसमें हम नमाज भी पढ़ सकते हैं, कुरान भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह मान लो हाथ में या पाँव में नजासत लग गई तो हम यूँ नहीं कहेंगे हम नापाक हो गए,
बल्कि हमारा पाँव नापाक हो गया। अब अगर हम पाँव को धो लेते हैं तो हमारी नापाकी ख़त्म हो जाएगी। ये इन 3 चीज़ों की वजह से ही गुस्ल फ़र्ज होता है, और इन 3 चीज़ों की वजह से आदमी नापाक होता है, या इन 3 को ना होने की वजह से आदमी पाक होता है। चाहे कितने दिन भी हो जाए गुस्ल किए हुए। मान लो अगर किसी ने खड़े होकर पेशाब कर लिया, जैसे कि मशहूर है लोग नापाक हो जाते हैं, पेशाब का कतरा अगर सलवार कमीज वगैरह में लग गया तो कहते नापाक हो गया। नहीं, जिस हिस्से पे लगा सिर्फ वो हिस्सा नापाक हुआ, उसको धो ले, साफ कर ले, बस पाक हो जाएगा। ये 3 चीजें इसकी वजह से गुस्ल फर्ज हो जाता है, बाकी इसके अलावा किसी चीज से भी फर्ज नहीं होता। बसा औकात ऐसा होता है कि हम नापाक होते हैं, नहाने के लिए जाते हैं, या पाक होते हैं और नहाने के लिए जाते हैं। तो नहाने का सुन्नत तरीका यह है कि आदमी नहाने से पहले वजू कर ले, नमाज वाला वजू, जिस तरह हम नमाज के लिए वजू बनाते हैं। लेकिन अगर कोई आदमी वजू नहीं बनाता बल्कि डायरेक्ट नहाना शुरू कर देता है, और नहाने के बाद क्या उसको दोबारा वजू की ज़रूरत होगी या नहीं, तो ये एक अहम मसला है जिसको बहुत सारे अहबाब ज़ेर बहस लाते हैं। इसका खुलासा बस इतना है कि चाहे आदमी पाक हो या नापाक हो, अगर उसने गुस्ल कर लिया है तो उसका साथ ही साथ वज़ू भी हो गया। अब उसको अलग से वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वज़ू में क्या चीज़ है, 4 चीज़ें फ़र्ज़ है। चेहरे का धोना, दोनों हाथों का धोना, चौथाई सर के बराबर मसाह करना, और पाँव का धोना। इन चारों में अगर गौर करते हैं तो हम पानी का पहुँचाना असल है। 3 हिस्सों से पानी का बहाना और 1 हिस्सों पर पानी का असर पहुँचाना। जब हम गुस्ल करते हैं तो इससे आला दर्जे पर हमारा हाथ पांव धुल जाता है, चेहरा धुल जाता है, और सर के ऊपर पानी का असर पहुंच जाता है। अब फिर ये आएगा तो हमने तो गुस्ल करने के लिए किया था, क्योंकि हमारे यहाँ असल है इन आज़ा का धोना। नीयत करना ज़रूरी नहीं है, नीयत ज़रूरी नहीं है। हाँ, नीयत सुन्नत का दर्जा रखती है, बेहतर है कि नीयत करके किया जाए, और सुन्नत के मुताबिक गुस्ल से पहले वज़ू कर लिया जाए। चाहे मर्द हो या औरत, नापाक है या पाक, अगर वो गुस्ल कर लेता है तो गुस्ल करने के बाद उसको वज़ू की ज़रूरत नहीं रहती, जब तक कि कोई ऐसी चीज़ पेश ना आ जाए जिससे वज़ू टूट जाता है। वो नहाने के बाद, गुस्ल करने के बाद नमाज भी पढ़ सकते हैं, कुरान करीम को छू भी सकते हैं, कुरान करीम की तिलावत भी कर सकते हैं। और उलमाए किराम ने लिखा है कि नहाने के बाद वज़ू टूटने से पहले कोई आदमी वज़ू ना करे, ये इसराफ में गिना जाएगा। क्यों? क्योंकि जब वज़ू है तो फिर वज़ू करना क्यों, वज़ू है ही है। एक चीज और समझे कि फर्ज गुस्ल है, यानी आदमी नापाक है या औरत नापाक है। औरत अगर नापाक है, उसके बाल गुंधे हुए हैं, यानी चुटिया वगैरह बंधी हुई है, तो उसको अपनी चोटी का खोलना ज़रूरी नहीं है। अगर बाल के जड़ों तक पानी पहुंच जाएगा तो, और उस चोटी के हिस्से को भिगाना भी ज़रूरी नहीं है। 2 हुक्म है, एक ही शख्स के बारे में 2 हुक्म है। औरत की 2 हालत होती है, बाल की 2 हालत होती है, औरतों के बाल की। मर्दों के बाल की भी 2 हालत होती है, लेकिन जो अहम मसला है और जो क्या कहते हैं जिसके ऊपर रियायत की गई है, वो सिर्फ औरतों के मसले में रियायत की गई है। वो ये कि अगर औरतों के बाल गुंदे हुए हैं, यानी चुटियाँ बंधी हुई है, और चुटियाँ बंधी हुई होने की हालत में बालों की जड़ों तक पानी पहुंच सकता है, तो औरत को चुटियाँ खोलना ज़रूरी नहीं है फ़र्ज गुस्ल में, और उस चुटिये के हिस्से को भिगाना भी ज़रूरी नहीं है। अब वहीं पर दूसरी हालत ले लो, बाल खुले हुए हैं, बंधे हुए नहीं है। औरतों के बाल खुले हुए हैं, बंधे हुए नहीं है, तो उसको बाल के जड़ों में तो पानी पहुंचाना ही है, बाल की लटों में भी, जो नीचे लटकती है जुल्फें, उसमें भी उसके एक एक किनारे तक पानी पहुंचाना ज़रूरी होगा। तो दोनों में फ़र्क हो गया। अगर बाल गुंदे हुए हैं तो सिर्फ जड़ों में पानी पहुंचाना ज़रूरी है, लेकिन अगर गुंदे हुए नहीं है तो बाल के पूरे हिस्से पर पानी पहुंचाना ज़रूरी है जब फ़र्ज गुस्ल किया जाता है औरत के लिए। हाँ, वहीं दूसरी तरफ आ जाओ, मर्दों के लिए हर हाल में पूरे बाल पर पानी पहुंचाना ज़रूरी है। बाज़ मर्द लंबे लंबे बाल रख के चुटिया बांध लें और वो सोचे कि हम पानी डाल लें, जड़ों में तो पहुंच जाएगा, चुटिया में ना पहुंचे तो नहीं। हर हाल में उनको चुटिया खोलकर पूरे बाल पर पानी पहुंचाना पड़ेगा, चाहे पानी बगैर
जड़ों में पहुंच रहा हो या ना पहुंच रहा। तो ये मर्द और औरत के गुस्ल में फ़र्क है। उमूमन बच्चे वगैरह पेशाब करते हैं, चाहे बच्चा हो या बच्ची, दोनों का पेशाब नापाक होता है, और वो जिस हिस्से पर भी लग जाए उसका धोना ज़रूरी है। आदमी नापाक नहीं होता है। इससे हम इस मसले के बारे में बहुत सारे अहबाब गफलत में, ये ध्यान में रखें कि जिस हिस्से पर नजासत लगी है सिर्फ वो हिस्सा नापाक हुआ, उसको धोने के बाद आदमी पाक हो जाएगा, क्योंकि बाकी तो पाक था ही, जहाँ नजासत लगी थी वो अब धो लिया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा। इंशाल्लाह बाकी मसला आइंदा समझते हैं।